हेलो एवरीवन, जय हिंद। वंस अगेन मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं प्यारे विद्यार्थियों आपके अपने पसंदीदा और फेवरेट प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं महेश यादव एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं एक और नए शानदार टॉपिक को लेकर। दोस्तों, द पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसा आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे हैं, द पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हूं। पार्ट फर्स्ट, तैयार हो जाइए। आज वो सब कुछ सीखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में कोई भी सेंटेंस हो, जो एक सेंटेंस में बहुत सारे शब्द होते हैं, कौन सा शब्द सेंटेंस में क्या फंक्शन करता है मित्रों, बारी बारी से अपन जानेंगे। लगातार जुड़े रहिए, अंत तक पूरा देखिएगा बढ़िया तरीके से। मित्रों, द पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसा आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे हैं, जो टॉपिक का हमारा हेडिंग है, जो टॉपिक का टाइटल है या टॉपिक का जो नेम है, वो रहे आपके सामने द पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जब अपन हिंदी देखेंगे क्या होता है, तो आप लोग देख पाओगे मित्रों, शब्द भेद। क्या है दोस्तों? शब्द भेद। तो आज अपन शब्द भेद के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? चलिए तो फिर शुरू कर लेते हैं प्रोग्राम को। आओ, सबसे पहले तो हमने इस टाइटल को थोड़ा सा समझना होगा। द पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? या फिर पार्ट का ही प्लूरल बनकर कंपाउंड नाउन का पार्ट्स बना है, द पार्ट्स ऑफ स्पीच। याद रखना दोस्त, द पार्ट ऑफ स्पीच बोल दो या फिर द पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल दो, जिसका मतलब आप लोगों ने भी देखा है दोस्तों, क्या? शब्द भेद। मित्रों याद रखिए, हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसका स्टडी करना होगा। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से चीजें बताना चाहूंगा कि कौन सी चीज में कैसे कैसे अपन पढ़ते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखिए, आप जब एक हायरार्की की बात करूं इंग्लिश में, हायरार्की होता है दोस्तों पदानुक्रम या किसी चीज का अनुक्रम। याद रखिए, ठीक है? सबसे पहला आपने देखा है सेंटेंस। सबसे बड़ा जो यूनिट होता है वो सेंटेंस होता है दोस्तों, जिसको अपन वाक्य बोलते हैं। सेंटेंस से छोटा होता है दोस्तों क्लोज। उपवाक्य। तीसरा है दोस्तों फ्रेज, पदबंध या फिर वाक्यांश। और फिर दोस्तों होता है वर्ड, शब्द। और आप इससे भी छोटा चाहिए तो फिर आएगा लेटर, अक्षर। ये रहा। ये आपको ध्यान देना है, एक हायरार्की है। हमें इंग्लिश में अलग अलग लेवल पर अलग अलग चीज पढ़नी होती है। सेंटेंस या क्लोज लेवल पर SVOCA कोई भी मास्टर आपको पढ़ाएगा। यदि आप पढ़ना चाहते हैं सेंटेंस या क्लोज लेवल, तो आपको पढ़ना पड़ेगा फिर सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एडवर्बियल क्या होता है, ठीक है। फ्रेज लेवल पर हम लोग पढ़ेंगे नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज, ऐसे कुछ फ्रेजेस होती हैं, एडवर्ब फ्रेज भी होती है, जेनेटिव फ्रेज भी होती है। और दोस्तों, वर्ड लेवल पर हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो वर्ड लेवल की करने जा रहे हैं, याद रखना, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो टॉपिक आप लोग देख पा रहे हैं, उसमें अपन वर्ड लेवल की बात करेंगे। अपन ना तो सब्जेक्ट की बात करेंगे, ना वर्ब की बात करेंगे, ना ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, ना कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे, ना एडवर्बियल की बात करेंगे, ना ही अपन नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज, जेनेटिव फ्रेज, इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी अपन यूज नहीं करेंगे। आज जो हम यूज करेंगे वो बिल्कुल हटकर यूज करेंगे। जुड़े रहिए और देखिएगा किस प्रकार से, ठीक है। आइए मित्रों, सबसे पहला जो बिंदु है उस पर थोड़ा सा गौर फरमाइए, चर्चा की करते हैं। द पार्ट्स ऑफ स्पीच।
द पार्ट्स ऑफ स्पीच। आइए मित्रों, पहली बात तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में मित्रों अपन वर्ड्स का स्टडी करेंगे। किसका स्टडी करेंगे? वर्ड्स का, बोले तो शब्दों का अध्ययन करने वाले। ठीक है, शब्दों का अध्ययन करेंगे, तभी तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी क्या है मित्रों? बताओ, शब्द भेद। बताओ मित्रों, क्या है? शब्द भेद है। याद रखिए मित्रों, जब कभी भी मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं कि एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, कई बार आपको टीचर्स भी बोल देते हैं कि बेटा आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे, ये एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं अच्छे तरीके से, गौर फरमाइएगा अच्छे तरीके से। यहां पर आपने बोला है मित्रों, वर्ड्स जो हैं, शब्द जो हैं, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस। याद रखिए मित्रों, क्या बोला है, फटाफट बोलिएगा। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू their function or use, called the parts of speech। याद रखिए मित्रों, क्या देखा है, फटाफट से देखिएगा। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर यूज। ठीक है, कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके माय डियर, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन और यूज। याद रखिएगा मित्रों, वर्ड जो हैं उनको हमने अलग अलग भागों में बांट रखा है। ठीक है, words are divided into different kinds or classes according to their function or use, that is they do in a sentence। दोस्तों ध्यान देना, that is according to the work they do in a sentence called the parts of speech। ये रहा मित्रों, बहुत अच्छा लगेगा आपको। डेफिनेशन लर्न नहीं करनी है, ना रटनी है आप लोगों को। अभी मैं बता देता हूं, जल्दी कीजिएगा। क्या है मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। किसके बारे में चर्चा हो रही है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनको अपन क्या बोलते हैं, शब्द भेद बोलते हैं। बोलो क्या बोलेंगे, शब्द भेद बोलेंगे। यहां पर आपने देखा है दोस्तों, वर्ड्स की बात हम लोगों ने की है। ठीक है, यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपन वर्ड्स का स्टडी करेंगे मित्रों। किसका स्टडी करेंगे? वर्ड्स का स्टडी करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला क्वेश्चन यही बनता है कि क्या पढ़ा जाता है, तो आप बोलेंगे वर्ड्स को पढ़ा जाता है। और वर्ड्स को हमने मित्रों क्या कर रखा है, अलग अलग काइंड या टाइप्स में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। किसके आधार पर? फंक्शन के आधार पर। मित्रों, कौन सा शब्द वाक्य में क्या कार्य करता है, इसी का नाम क्या कहलाता है? द पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों के सामने एक सेंटेंस रखता हूं, अभी आप खुद कह देंगे। जैसे मैंने बोला है निशा एंड दिशा, निशा एंड दिशा आर माई फेवरेट कजिन्स। ये रहा। तो दोस्तों, एक ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में काफी सारे शब्दों का यूज हुआ है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है अभी बता देता हूं। इस सेंटेंस में कौन सा शब्द वाक्य में क्या कार्य करता है, इसी का नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। जरा ये
एक शब्द है निशा, एक है एंड, एक है दिशा, एक है आर, एक है माई, एक है फेवरेट, एक है कजिन्स। कौन सा शब्द वाक्य में क्या कार्य करता है, इसी का नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। निशा नाउन है मित्रों, एंड क्या है, कंजंक्शन है, याद रखिएगा। दिशा क्या है, तो दिशा भी नाउन है। आर क्या है, वर्ब है। माई क्या है मित्रों, तो माई डिटर्मिनर है मित्रों, ठीक है। फेवरेट क्या है, फेवरेट एक एडजेक्टिव है मित्रों। तो फिर आगे आपने देखा है कि कजिन्स क्या है, नाउन है। ये रहा, कोई शब्द नाउन हो रहा है, कोई वर्ब हो रहा है, कोई डिटर्मिनर हो रहा है, कोई एडजेक्टिव हो रहा है, कोई कंजंक्शन हो रहा है। कौन सा शब्द वाक्य में क्या कार्य करता है, इसी का नाम मित्रों क्या कहलाता है, कंजंक्शन कहलाता है, सॉरी द पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। तो आप क्या बोलेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम शब्दों का अध्ययन करते हैं, द स्टडी ऑफ वर्ड्स, ठीक है, इज डन इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन सा शब्द वाक्य में क्या फंक्शन या क्या कार्य करता है, उसी का नाम क्या कहलाता है, द पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। याद रखिए मित्रों। आगे चलिए मित्रों, इसके अलावा निशा एंड दिशा आर माई फेवरेट कजिन्स। चलिए यहीं से आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं, और सेंटेंस ले लेते हैं। मोनिका एंड आई कुक्ड फूड नाइसली, कुक्ड फूड वेल। ये लो जी दोस्तों, तो देखो जरा क्या होगा। मोनिका इसमें क्या है मित्रों, नाउन है। एंड उसी की तरह ऊपर जैसा आपने देखा है मित्रों, कंजंक्शन है। आई क्या है मित्रों, प्रोनाउन है। कुक्ड क्या है, वर्ब है। फूड क्या है, नाउन है। वेल क्या है, एडवर्ब है। याद रखिए मित्रों, कौन सा शब्द वाक्य में क्या कार्य करता है, इसी का नाम द पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। याद रखिए भाई, ठीक है। एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है। किसी भी सेंटेंस में कौन सा शब्द वाक्य में क्या कार्य करता है, उसी का नाम द पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। जैसे आपने बोला है हुर्रे द कप इज आवर्स, ठीक है। तो हुर्रे यहां पर क्या है, एक शब्द इंटरजेक्शन का है। द क्या है, डिटर्मिनर या आर्टिकल है। कप क्या है, नाउन है। इज क्या है, वर्ब है। आवर्स क्या है, प्रोनाउन है। तो मित्रों रटना नहीं है, मैं तो आपको यह बता रहा हूं कि जो डेफिनेशन मैंने एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट की थी, उसको रटना नहीं है, उसको बिल्कुल भी समझ, आपको ना रटना है ना उसको लिखना है। मैं तो सिंपल सी बात बताऊं, कोई भी पर्सन आपके सामने ये कह दे कि व्हाट इज ए पार्ट ऑफ स्पीच या व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, तो आप क्या बोलना, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम शब्दों का अध्ययन करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड्स का स्टडी करते हैं। कौन सा शब्द वाक्य में क्या कार्य करता है, दोस्तों फिर से सुनना, कौन सा शब्द वाक्य में क्या कार्य करता है, क्या बोला, कौन सा शब्द वाक्य में क्या कार्य करता है, इसी का नाम द पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। एक सेंटेंस में काफी शब्द होते हैं। एक सेंटेंस जो होता है मित्रों काफी शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। एक सेंटेंस जो है वो काफी शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। याद रखना, कौन सा शब्द वाक्य में क्या कार्य करता है, इसी का नाम क्या कहलाता है, द पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। आइए जरा, ये रहा, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन और यूज, दैट इज अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। कितनी अच्छी बात कही है। जो पहली बात तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपन स्टडी किसका करते हैं मित्रों, वर्ड्स का। वर्ड्स को हम लोगों ने क्या कर रखा है बताओ, डिवाइड कर रखा है किसमें, डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस, अलग अलग काइंड्स और क्लासेस के अंदर, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, फंक्शन के आधार पर, दैट इज अर्थात अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, अर्थात जो काम, जो फंक्शन, जो यूज वे किसी सेंटेंस में करते हैं, उनके अनुसार हमने शब्दों को अलग अलग भागों में बांटा। तो मित्रों आ जाओ मेरे साथ और बोल दीजिए फटाफट कि क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, फटाक से आंसर दीजिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम शब्दों का अध्ययन करते हैं, कौन सा शब्द वाक्य में क्या कार्य करता है, इसी का नाम क्या होगा, बोलो। देखो फिर से सुनिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम वर्ड्स का स्टडी करते हैं। वर्ड्स को हमने अलग अलग काइंड और टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, किसके आधार पर, मनमर्जी के आधार पर या फंक्शन के आधार पर, फंक्शन के आधार पर, अर्थात कौन सा शब्द वाक्य में क्या फंक्शन करता है मित्रों, उसी का नाम क्या होता है, द पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। मित्रों तभी कह रहा हूं लगातार लगे रहा करो। मार्टिन लूथर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, उड़ सको तो उड़ो, ठीक है, और उड़ नहीं सको तो दौड़ो।
दौड़ नहीं सको तो चलो और चल नहीं सको तो रेंगो। बट आपको एक काम हमेशा करना है, आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। उड़ सको तो उड़ो, उड़ नहीं सको तो दौड़ो, और दौड़ नहीं सकते मित्रों तो फिर चलो। मैं तो आपको फिर कह रहा हूं मित्रों, कुछ भी नहीं हो लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना। उनकी कितनी शानदार पंक्ति, उन्होंने कहा यदि तुम उड़ नहीं सकते, यदि तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, यदि तुम दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, यदि तुम चल नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन तुम जैसे भी करो तुम्हें आगे ही बढ़ना है। ठीक है, आगे ही बढ़ते रहना है, लगातार आपको आगे बढ़ते ही, ठीक है, आगे बढ़ना ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो यही मैं आपको कहना चाहूंगा, लगातार लगे रहो। मैं नहीं कहता कि पूरी चीजें एक ही दिन में आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। मित्रों, हथेली पे सरसों नहीं उगती है, एक दिन में कुछ भी नहीं हुआ था, इसीलिए कहा है। ठीक है, यदि तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, और यदि तुम दौड़ नहीं सकते तो चलो, और यदि तुम चल नहीं सकते तो रेंगो। लेकिन आपको यही करना है, सिर्फ आगे ही बढ़ना होगा, आप सब लोगों को आगे ही बढ़ना होगा। ठीक है, जो नोबेल प्राइज विनर जो थे उन्होंने काफी शानदार बात कही है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है मित्रों। कंटिन्यूअसली आगे आप लोगों को बढ़ते रहना है। तो आपने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपन लोग वर्ड्स का स्टडी करते हैं। वर्ड्स को हम लोगों ने क्या कर रखा है मित्रों, डिवाइड कर रखा है अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग काइंड्स के अंदर, किसके आधार पर, फंक्शन के आधार पर, यूज के आधार पर। ठीक है, ये बात हो गई मित्रों। आगे चलिएगा, वन मोर, दे आर नाइन इन नंबर। According to modern grammarians, दोस्तों जितने भी हमारे मॉडर्न ग्रामेरियंस हैं उनके आधार पर पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी हो गई है, 9 हो गई है। ओल्ड इंग्लिश में तो कितनी हुआ करती थी, मैं फिर से बता देता हूं। ठीक है, ओल्ड या फिर ट्रेडिशनल ग्रामर की यदि मैं बात करूं, ओल्ड या ट्रेडिशनल ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच की आपको कोई भी संख्या पूछता तो आप लोग ध्यान देना क्या करते बताओ, 8 करते। लेकिन यहां पर आप लोगों ने क्या देखा है बताइएगा, मॉडर्न की बात करें, मॉडर्न ग्रामर की बात करें तो मॉडर्न ग्रामर में इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है जी सर, ओल्ड या ट्रेडिशन, ट्रेडिशन नहीं ट्रेडिशनल, याद रखना दोस्तों। जो परंपरा का दिया, जो पुरानी ग्रामर थी उसमें पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या 8 थी, लेकिन मॉडर्न में कितनी हो गई है, 9 हो गई है। वह कौन सा टॉपिक है जो इसमें एक और ऐड किया है, जानने के लिए जुड़े रहिए। देखिए कौन कौन से होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और यही आगे हमें सिलेबस में भी देखने हैं। सबसे पहला काम है मित्रों नाउन का। भली भांति तरीके से जानते हैं कि नाउन किसे कहते हैं, संज्ञा होती है मित्रों। इसी टॉपिक में मैं आप लोगों को और क्या क्या पढ़ाऊंगा बताओ, मैं इसी में आपको सबसे पहला और महत्वपूर्ण टॉपिक है नंबर, वो इसी में पढ़ा देखने को मिलेगा। वचन, एक वचन, बहुवचन जिसको बोलते हैं। यहीं पर ही दोस्तों एक और टॉपिक आ गया जेंडर, बोले तो मित्रों क्या होगा, लिंग होगा। ठीक है, या फिर दोस्तों एक और आ गया है केस, बोले तो क्या हो गया है बताओ, कारक हो गया है। वचन है, लिंग है और कारक है। नाउन के बाद में दूसरा टॉपिक आ गया है मित्रों प्रोनाउन। कौन सा आ गया है, प्रोनाउन आ गया है, सर्वनाम। एक एक के बारे में अभी अपन चर्चा करेंगे। द थर्ड टॉपिक आपके सामने है मित्रों एडजेक्टिव, विशेषण। किसकी बात हो रही है मित्रों, विशेषण की बात हो रही है। उसके बाद में भी ध्यान देना है एडवर्ब, बोले तो क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, नाउन आ गया, प्रोनाउन आ गया, एडजेक्टिव आ गया, एडवर्ब आ गया। ठीक है, इन दोनों ही टॉपिक में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं, एडजेक्टिव और एडवर्ब में डिग्री पढ़ाऊंगा मित्रों।
ठीक है। और चलिए मित्रों, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आगे चलिए। वर्ब बोले तो मित्रों क्रिया। इसी में ही तो आप लोगों को कोई टीचर क्या क्या पढ़ाता होगा। इसी में दोस्तों आपको टेंस वाला टॉपिक पढ़ाता है, काल या समय वाला, या वॉइस इसी में आपको पढ़ाएगा दोस्तों, वाच्य, ठीक है। आपको चाहे तो मूड भी इसी में पढ़ाएगा, वृत्ति, हालांकि आपके सिलेबस में मूड नहीं है, ठीक है। एस्पेक्ट भी इसी में आता है, ठीक है दोस्तों। नाउन आ गया, नाउन के अलावा आपने प्रोनाउन देख लिया, एडजेक्टिव देख लिया, एडवर्ब देख लिया, वर्ब देख लिया। आगे चलिए मित्रों, और कौन कौन से टॉपिक्स हैं। नंबर 6, प्रेपोजिशंस की बात करें, ठीक है। क्या बोलने वाले हैं, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है भाई। आगे चलिए, नंबर 7, प्रेपोजिशंस के बाद में आप लोग देखेंगे कंजंक्शंस, ठीक है मित्रों। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है मित्रों। और इसके बाद में आपने देखा है दोस्तों डिटरमिनर्स, निर्धारक। इस प्रकार से 9 टॉपिक्स आ गए। इसी में आप लोगों को पढ़ाएंगे हम क्या, आर्टिकल्स। तो जो आर्टिकल नाम का जो टॉपिक होता है मित्रों, वो हम आपको डिटरमिनर्स में ही टीच करवाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देख लिया होगा मित्रों कि 9 टॉपिक्स आपके सामने बोर्ड पर पड़े हैं दोस्तों। इन 9 के 9 को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। एक शब्द में अधिकतम इन 9 शब्दों में से कोई एक शब्द हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। वो तो जितना बड़ा सेंटेंस होएगा, डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स आते रहेंगे, अलग अलग क्लास के वर्ड्स आते रहेंगे। आर यू गेटिंग मी? एनी प्रॉब्लम माय डियर? ध्यान दे लेना, एक बार मैं फिर से कह देता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक सेंटेंस में अधिकतम क्या हो सकता है, कोई शब्द नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, वर्ब हो सकता है, प्रेपोजिशन हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है, इंटरजेक्शन हो सकता है, डिटरमिनर हो सकता है। इसके अलावा कोई 10वां वर्ड नहीं होगा। ओल्ड इंग्लिश में या ओल्ड या फिर ट्रेडिशनल ग्रामर में मित्रों केवल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ करते थे। वह 9th वन नोवा टॉपिक कौन सा है? नोवा है दोस्तों, कौन से वाला? ध्यान देना, डिटरमिनर्स। आज का जो डिटरमिनर है, याद रखना दोस्तों, आज का जो डिटरमिनर है वो पहले किस नाम से जाना जाता था? एडजेक्टिव के नाम से जाना जाता था। याद रखना दोस्तों, आज के डिटरमिनर को ओल्ड इंग्लिश में किस नाम से जानते थे? एडजेक्टिव के नाम से जानते थे। मतलब इसको कहां पर पढ़ा करते थे अपन? एडजेक्टिव में पढ़ा करते थे, एक्सेप्ट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का एक अलग से चैप्टर हुआ करता था। आप कोई भी बुक को, चाहे रेन एंड मार्टिन को उठा लीजिएगा, वहां पर भी आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच ही मिलेंगे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इतने मिलेंगे। डिटरमिनर्स को सेपरेटली वहां पर क्लासिफाई नहीं किया गया है, ठीक है। ऑल डिटरमिनर्स जितने भी थे उनको इनकॉर्पोरेट किया गया किसके अंदर, या फिर किस में स्टडी किया करते थे? वी यूज्ड टू स्टडी दिस टॉपिक इन एडजेक्टिव्स एक्सेप्ट आर्टिकल्स। आर्टिकल के नाम से चैप्टर जरूर अलग हुआ करता था, लेकिन आप लोग देखेंगे कि डिटरमिनर के नाम से कोई सेपरेट टॉपिक नहीं हुआ करता था। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कोई भी जो शब्द, कोई भी जो सेंटेंस होता है, अब देखिएगा एक बात तो आपको कंफर्म पता चल गया, एक जो सेंटेंस होता है वो कई शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। किससे मिलकर बना हुआ होता है? शब्दों से। वर्ड्स ही होंगे उसमें, एक वर्ड भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, कितने भी वर्ड्स हो सकते हैं। जितना लेंथी सेंटेंस होएगा उतने ही उसमें क्या हो जाएंगे, वर्ड्स का जो नंबर है वो ज्यादा होगा। तो दोस्तों फिर से ध्यान दीजिएगा, एक जो सेंटेंस है वो काफी वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, काफी वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। कौन सा शब्द सेंटेंस में क्या फंक्शन करता है, याद रखना दोस्तों, कौन सा शब्द वाक्य में क्या फंक्शन करता है, इसी का नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। कहानी खत्म। जो अब तक, ठीक है, 20 to 30 मिनट्स में अपने पूरी चीज जानने की कोशिश की, एक बार फिर से आ जाओ मित्रों।
आज आपका आते ही वेलकम किया गया इस क्लास में द पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 01 में। पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट 2 के अंदर आपका स्वागत किया गया, जिसमें हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनका हिंदी शब्द भेद होता है, ये पढ़ाने से पहले मैंने एक हायरार्की पढ़ाई। इंग्लिश में लेटर सबसे छोटा यूनिट लेटर है, लेटर के मिलने से वर्ड बनता है, वर्ड के मिलने से फ्रेज बनता है, फ्रेज के मिलने से क्लोज बनता है, क्लोज के मिलने से सेंटेंस बनता है। सेंटेंस या क्लोज में अपन एसवीओसी पढ़ते हैं, फ्रेज में अपन फ्रेजेस पढ़ते हैं। वर्ड लेवल में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, डिटरमिनर्स जैसे कुछ वर्ड्स अपन यहां पढ़ेंगे। लेटर आप जानते हो कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश ग्रामर, वो आप लोगों ने देख लिया है। आगे चलिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बता दिए कि हिंदी होता है शब्दभेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपन किसका स्टडी करेंगे? वर्ड्स का ही करेंगे। बताया था मैंने कि वर्ड लेवल पर ही हम किसका स्टडी करते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्टडी करते हैं। ये क्लियर हो गया। इसके बाद में आप लोगों को बताया गया, मित्रों अच्छे तरीके से समझिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपन वर्ड्स का स्टडी करेंगे। और हमने क्या कर रखा है मित्रों, इन शब्दों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। किसके आधार पर बताइएगा? फंक्शन या यूज के आधार पर शब्दों को हमने बांट रखा है। मित्रों दे आर 9 इन नंबर, संख्या में वो कितने होते हैं? 9 होते हैं। किसके आधार पर? मॉडर्न ग्रामेरियंस के अनुसार। ओल्ड या ट्रेडिशनल ग्रामर में 8 ही हुआ करते थे। 9th वाला कौन सा जुड़ा है इसमें? जो प्लस हुआ है, एक बताओ कौन सा हुआ है? डिटरमिनर्स हुआ है। आज का जो डिटरमिनर हुआ करता था मित्रों, पहले इसको अपन किधर की ओर पढ़ा करते थे बताइएगा? एडजेक्टिव। तो ओल्ड इंग्लिश में इस टॉपिक को हम एडजेक्टिव में पढ़ा करते थे, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? आर्टिकल्स को छोड़कर। तो पहले हम आर्टिकल वाले टॉपिक को क्या करते थे? अलग से पढ़ा करते थे, सेपरेटली स्टडी किया करते थे, लेकिन डिटरमिनर को नहीं करते थे। तो मित्रों ये रही बात, ठीक है। कौन सा? अब देखो आपको पूछ लिया जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो, ठीक है, ये आ जाए, ये एक सेंटेंस आ गया। देखिएगा, इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द का क्या काम है। बच्चों दे क्या है? प्रोनाउन है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। दे किसके लिए है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए। आर क्या है बताओ? वर्ब है, ठीक है। 9 क्या है? नाउन है। इन क्या है बताओ? प्रेपोजिशन है। नंबर क्या है? नाउन है। अकॉर्डिंग टू एक क्या है? प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये भी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गई अकॉर्डिंग टू, ठीक है। मॉडर्न ग्रामेरियंस, तो ग्रामेरियंस तो क्या है बताओ? नाउन है। नाउन की विशेषता कौन बताता है? मॉडर्न आधुनिक व्याकरणविदों के अनुसार एडजेक्टिव हो गया। तो एक एक शब्द के नीचे मैंने ये जो पार्जिंग की है कि कौन से शब्द का क्या कार्य होता है मित्रों, यही क्या होता है? द पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिएगा, बहुत सारी आपकी स्टेट की एग्जाम्स देख लो, या फिर मैं कहूं कि कोई टीचर भर्ती वाली जो एग्जाम्स होती हैं, उनमें तो अक्सर पूछ लिया जाता है कि अंडरलाइन वर्ड का क्या फंक्शन है। और बहुत सारी ऐसी सेंटर की भी एग्जाम्स आती हैं जिसमें पूछ लिया जाता है कि गिवन वर्ड को या फिर अंडरलाइन वर्ड का गिवन सेंटेंस में क्या फंक्शन है। वो तभी आप लोग बता पाओगे मित्रों जब आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो रखा हो। चलिए तो दोस्तों आगे लेके चलता हूं, कुछ सेंटेंसेस आप लोगों के सामने रख रहा हूं, फिर आप लोग बताइएगा। देखो दोस्तों, ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज, एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट आपको बता दूं, है ठीक है। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, याद रखने योग्य बात है, याद रखना दोस्तों इस बात। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, एक जो शब्द होता है मित्रों, एक जो वर्ड होता है, ए वर्ड, कोई भी वर्ड may have more than one meaning। जो जो बातें मैं बता रहा हूं उन पर गौर फरमाना है। हम आज वर्ड के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। दोस्तों एक शब्द का, ए वर्ड का मतलब एक शब्द का एक से ज्यादा अर्थ हो सकता है, एक से ज्यादा अर्थ हो सकता है। पहली बात महत्वपूर्ण, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो चीज आती है कि वाटर का मतलब पानी होता, तो आपने तो कह दिया कि वाटर का मतलब पानी होगा। बोलो आपको कैसे पता? बोलो मैंने तो रट रखा है। स्टोन का मतलब पत्थर होता है तो पत्थर होता है, ऐसा कुछ नहीं कि आपने रट रखा है तो बस ठीक है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। वर्ड्स को आइसोलेटेड नहीं पढ़ना चाहिए।
ये एक और बात आ गई मित्रों। आइसोलेटेड का मतलब होता है दोस्तों अलग अलग नहीं पढ़ना चाहिए, आइसोलेशन में नहीं पढ़ना चाहिए, आइसोलेशन में नहीं पढ़ना चाहिए, या मैं आइसोलेटेड की वजह, हाँ आइसोलेटेड बोल दो, या आइसोलेशन में नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब एक एक शब्द को नहीं पढ़ना चाहिए कि ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेव, बी फॉर बुक, बुक मीन्स किताब। अब हर जगह बुक का मतलब किताब ही नहीं होता। मैंने कहा कि मैंने 2 शीट्स बुक करवाई मेरे पेरेंट्स के लिए, तो ये सेंटेंस में यूज कर लिया है, तो इसमें पता लग गया कि मैंने मेरे पेरेंट्स के लिए 2 किताब करवाई। ऐसा थोड़ी होगा, 2 शीट्स को बुक करवाया, रिजर्व करवाया। ठीक है, ध्यान दें, वर्ड्स के रियल मीनिंग को जानने के लिए वर्ड्स को सेंटेंस में यूज करके स्टडी करना चाहिए। याद रखिए, वर्ड्स को आइसोलेटेड नहीं पढ़ना चाहिए मित्रों। वर्ड्स के रियल मीनिंग को जानने के लिए वर्ड्स को सेंटेंस में यूज करके स्टडी करना चाहिए। महत्वपूर्ण बात है, आइसोलेशन स्टडी ऑफ वर्ड्स नेवर गिव्स यू द एक्चुअल और रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड। आप एक एक अलग अलग करके लेकर आते हैं ना, वो आपको कभी भी रियल मीनिंग नहीं दे सकता। किसी भी शब्द का वास्तविक अर्थ चाहते हो तो यूज दैट वर्ड इन अ सेंटेंस, बिकॉज याद रखना, एक तो होता है दोस्तों मीनिंग और एक होता है फंक्शन। तो आप ध्यान देना, ये फंक्शन जो है ये महत्वपूर्ण होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है बजाय किसके, अर्थ के। तो आप क्या बोलेंगे, फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन अ सेंटेंस। फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ वर्ड। किसी भी वर्ड का जो है दोस्तों वो फंक्शन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। ध्यान देना दोस्तों, कभी भी अपन फंक्शन की बात करें ना तो फंक्शन के आधार पर ही अपन लोग जो है वर्ड का रियल मीनिंग निकाल पाएंगे। ध्यान दे लेना इस बात को, जरा समझिएगा अच्छे तरीके से। मैं क्यों ना आपके सामने एक सेंटेंस प्रेजेंट करूं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाओ। जरा देखिएगा क्या है। पहला सेंटेंस आप लोगों के सामने रख रहा हूं, आप खुद कह देंगे। ठीक है, हिंदी का ही सेंटेंस ले लेते हैं। यह भवन पत्थर से, जैसे मैंने कहा कि यह बिल्डिंग जो है वो स्टोन से बनी हुई है। यह बिल्डिंग स्टोन की बनी हुई है। मित्रों, इस सेंटेंस में स्टोन का मतलब क्या है, जल्दी बताइए। यह बिल्डिंग स्टोन की बनी हुई है, इस सेंटेंस में स्टोन का मतलब क्या है? मेक इट फास्ट, थोड़ा जल्दी बताइएगा। यहां तक कोई दिक्कत? यह बिल्डिंग स्टोन की बनी हुई है, क्लियर हुआ? बता दो फिर क्या होगा? पत्थर की बनी हुई है। चलो ठीक है, समझ में आ गया। मैंने आज तक एक भी आम ऐसा नहीं खाया जिसमें स्टोन नहीं हो, अर्थात प्रत्येक मैंगो में स्टोन पाया जाता है। बताओ दोस्तों क्या होगा? प्रत्येक मैंगो में स्टोन पाया जाता है। बोले तो घुटली पाई जाती है, यहां पर स्टोन का मतलब पत्थर नहीं है। कल मेरे दोस्त ने स्टोन का ऑपरेशन करवाया। जल्दी बताओ दोस्तों, कल मेरे दोस्त ने स्टोन का ऑपरेशन करवाया। जल्दी बताइए। पत्थरी का ऑपरेशन करवाया, शाबाश। एंड द लास्ट सेंटेंस आपके सामने रख रहा हूं, जैसे ही नेताजी को अरेस्ट किया गया, उनके जितने भी सपोर्टर्स थे उन्होंने पुलिस पे स्टोन्ड कर दिया। बोलो, स्टोन्ड करना। द सपोर्टर्स ऑफ द लीडर स्टोन्ड एट द पुलिस। बताओ दोस्तों यहां पर स्टोन का मतलब क्या होगा? दोस्तों यहां पर स्टोन का मतलब होगा पत्थरबाजी करना, पथराव करना। आर यू गेटिंग मी? एनी प्रॉब्लम माय डियर? तो वर्ड तो एक था ना, स्टोन। तभी तो मैंने बोला कि स्टोन का जो मीनिंग है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फंक्शन इंपॉर्टेंट है। अलग अलग फंक्शन के आधार पर इसका मतलब दोस्तों पत्थर भी हो रहा है, इसका मतलब पथरी भी हो रहा है, इसका मतलब घुटली भी होता है जो आपके
मैंगो आदि में या प्लम, बेर आदि में पाया जाता है। और एक और होता है दोस्तों पथराव करना। इसीलिए तो कह रहा हूं, हमें आज तक क्या पढ़ाया गया, एक वर्ड लेकर आए टीचर और लेकर आकर उसको टीच करवाने लग गई कि बेटा स्टोन का मतलब पत्थर होता है। आपने उसको रट लिया, बस ठीक है कि काम चल गया, गुरुजी ने पढ़ाया है तो मतलब ठीक हो गया। और जब उसको एग्जाम में जाके अप्लाई करने का कोशिश किया तो काम नहीं चला, क्योंकि साइकोलॉजिकल मेथड तो होता नहीं है टीचिंग का। और साइकोलॉजिकल मेथड क्या होता है? साइकोलॉजिकल मेथड LSRW ऐसे होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, तब जाके कोई लैंग्वेज एक्विजिशन हो पाएगा। हमें तो उल्टा पढ़ाया गया है, राइटिंग करो, रीडिंग करो, स्पीकिंग करो, सुनो किसी के बाप की नहीं, उल्टा पढ़ाते हैं हमें। ठीक है, होना क्या चाहिए? लिसनिंग, पहले सुनो, फिर स्पीकिंग बोलो, फिर रीड करो, फिर राइट करो। हमें उल्टा बताते हैं कि बेटा रीड करो, राइट करो, ठीक है, स्पीक करो, सुनो किसी के बाप की मत। ये बात उल्टा चलेंगे, अगेंस्ट द करंट्स चलेंगे तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी तो आपको पुट इन करनी पड़ेगी। तो आगे से कह सकते हैं, किसी ने आपसे पूछा कि फैन का मतलब क्या होता है, तो आप टूट कर पड़ेगी सरकार, फैन का मतलब तो क्या होता है? साफ पंखा होता है। बोलो आपको कैसे पता? बोलो हमारे गुरुजी ने पढ़ाया था। और बोलो हमने गर्मी में फैन को चलाते भी हैं। अरे मेरे भाई, आपने एक मीनिंग पढ़ा है तो उसके बेसिस पर आप कैसे बता सकते हो कि यार फैन का मतलब क्या होता है? तभी कह रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, कभी भी आप हमेशा फैन का मतलब पंखा लगाओ कैसे कैसे कह सकते हो? जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि मैंने एक सेंटेंस बोला, आई एम ए ग्रेट फैन, आई एम ए ग्रेट फैन ऑफ, आई एम ए ग्रेट फैन ऑफ, किसी का भी आपने नाम ले लिया, मान लीजिएगा मैं ग्रेट फैन ऑफ अक्षय। ये लो जी, आई एम ए ग्रेट फैन ऑफ अक्षय, कि मैं अक्षय का ग्रेट, अब बोलो साहब इसकी हिंदी कर दो, बोलो साहब आती है मुझे, मैं अक्षय का बहुत बड़ा पंखा हूं। क्या इसका मतलब यहां पंखा है क्या? अरे सेंटेंस में यूज करके देख लो यार, अब आपको भी पता चल गया। ठीक है, यहां पर आ गया कि आई एम ए ग्रेट फैन ऑफ मिस्टर अक्षय, मतलब मैं यहां पर उनका क्या हूं? एडमायरर हूं, मैं उनको एडमायर करता हूं, सपोर्ट करता हूं। ठीक है, ऐसा आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है मित्रों, तो आगे से आज आपको एक बात सीख कर जानी है घर पे, और वो क्या है, गौर फरमाइए जरा। वो ये है कि कभी भी यदि अपन बात करें, याद रखिएगा, कभी भी हम याद करें कि शब्दों का मीनिंग, तो आप कहना कि कभी भी किसी भी शब्द का अर्थ जो रियल मीनिंग है तब तक नहीं पता लगेगा जब तक कि उसको सेंटेंस में यूज ना कर लें। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत? बताओ फटाफट, चलें आगे। चलिए फिर, आई एम ए ग्रेट फैन ऑफ अक्षय, आपने देखा। तो ये चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि किसी भी जो वर्ड होता है मित्रों, कोई भी जो वर्ड होता है, उसका जो मीनिंग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसका फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है, बस। और आपको कुछ नहीं करना। फंक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। एक वर्ड के एक से ज्यादा फंक्शन हो सकते हैं मित्रों, यही बात मैंने आपको बताई है। ए वर्ड में हैव मोर देन वन मीनिंग, पहली बात आपके लिए। दूसरी, आपको कहा कि वर्ड्स को आइसोलेटेड नहीं पढ़ना चाहिए, जैसे फैन का मतलब पंखा। ये जो हम ऐसे आइसोलेटेड एक आपको आपके सामने आइसोलेटेड लिस्ट ऑफ जो वर्ड्स दे देते हैं वो बिल्कुल काम की नहीं है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात आपको बता दिया, ध्यान दें, ठीक है, ध्यान दें, क्या ध्यान दें? वर्ड्स के रियल मीनिंग को जानने के लिए वर्ड्स को सेंटेंस में यूज करके स्टडी करना चाहिए। ठीक है, स्टडी बोलते हैं ना, लर्निंग बाय डूइंग वाली बात है, करके सीखो तब पता चलेगा कि रियल मीनिंग क्या। तभी तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रहा है, हम रट के जाते हैं, फिर वो वर्ड अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल यूसेज वाली इंग्लिश सीख ही नहीं रहे। आप क्लास के अंदर रट लेते हैं, आउटसाइड ऑफ द क्लास उसको बिल्कुल यूज नहीं कर पाते। तो मित्रों, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने ये बात रखने आया हूं, जरा समझिएगा और कैसे और किस हिसाब से। एक छोटा सा एग्जांपल लिख रहा हूं, अभी आप बता देंगे। जैसे पहला ही सेंटेंस आ गया है, स्टिल वाटर्स रन डीप। दूसरा सेंटेंस आ गया है मित्रों, शी इज
स्टिल वीपिंग। आगे चलिए, समवन ब्रोक इनटू माई हाउस इन द स्टिल ऑफ द नाइट। ठीक है मित्रों, आगे देखिएगा, शीला स्टिल द क्राइंग बेबी। जल्दी बताइए मित्रों, मेक इट फास्ट। एक एक पर फोकस दीजिएगा भाई, बढ़िया तरीके से। जल्दी जल्दी। जल्दी बताइए, यहां पर स्टिल का क्या फंक्शन है, यहां पर स्टिल का क्या फंक्शन है, यहां पर स्टिल का क्या फंक्शन और यहां पर स्टिल का क्या फंक्शन है। एक ही आपका क्या है बताइएगा, सेंटेंस है, एक ही वर्ड है और उसको हमने अलग अलग जगह यूज किया है। जल्दी बताओ मित्रों। जल्दी बताइए यार, जल्दी, मेक इट फास्ट। जल्दी बताओ। पहले में देखिएगा, स्टिल वाटर्स, नाउन की विशेषता दोस्तों स्टिल बता रहा है, इसीलिए एडजेक्टिव हो गया, ऐसा काम करना है आपको। दूसरे में देखिएगा, शी इज स्टिल वीपिंग, यहां पर ये जो स्टिल है मित्रों, ये किसकी विशेषता बता रहा है? देखो ऊपर तो नाउन की विशेषता बता रहा था, तो नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, और वर्ब की विशेषता बताने वाला क्या होगा? एडवर्ब होगा। याद रखना। आर यू गेटिंग मी? एनी प्रॉब्लम? ऐसा ध्यान देना है। बताओ, कोई दिक्कत यहां तक? ओके। और देखिएगा, समवन ब्रॉक इनटू माय हाउस इन द स्टिल ऑफ द नाइट। द क्या है? डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर के बाद आने वाला वर्ड नाउन। ऊपर वाले में देखो, स्टिल वाटर्स रन डीप, स्टिल का मतलब होता है बिल्कुल काम, शांत। ठीक है, शांत जो पानी होता है, स्थिर, शांत या स्थिर जो पानी होता है वो काफी गहरा चलता है। स्टिल वीपिंग, अभी भी, क्या बोलेंगे बोलो? अभी भी। आगे चलिएगा, इन द स्टिल ऑफ द नाइट, रात के सन्नाटे में, सन्नाटा बिल्कुल शांति चुप्पी में। और आगे आप लोग देखिएगा, शीला स्टिल द क्राइंग बेबी, स्टिल ईडी लगा है तो वर्ब, चुप करना या चुप कराना, चुप करना, चुप कराना, याद रखना। ऐसा आप लोगों के सामने आ गया है। बताओ, कोई दिक्कत किसी भी प्रकार का? फटाफट बताओ, कोई दिक्कत यहां तक? तो अब आपके सामने मैंने एक बात रख दी है कि जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको आइसोलेशन में नहीं पढ़ना चाहिए। आइसोलेटेड स्टडी ऑफ वर्ड्स बिल्कुल भी शूट नहीं करेगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इतना क्लियर करने के बाद एक छोटा सा बिंदु आपको और याद रखना है। ये जितने भी वर्ड्स है ना मित्रों, वर्ड्स, इनको मोटे तौर पे दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक तरफ दोस्तों ओपन क्लास वर्ड्स हैं, और दूसरी तरफ क्लोज्ड क्लास है। बात यह निकल कर आती है कि सरकार ओपन क्लास कौन से होते हैं और क्लोज्ड क्लास कौन से होते हैं। तो समझ लीजिएगा अच्छे से, कौन से शब्द ओपन क्लास में आएंगे और कौन से क्लोज्ड क्लास में आएंगे। मित्रों ध्यान देना है, अच्छे तरीके से समझना है। ओपन क्लास वर्ड्स के बारे में जब कभी भी अपन पढ़ें, ऐसे शब्द जो न्यू फॉर्मेशन पॉसिबल होता है,
न्यू फॉर्मेशन का मतलब नए नए शब्द और बन जाते हैं, न्यू फॉर्मेशन पॉसिबल है। इनमें न्यू फॉर्मेशन पॉसिबल होता है, नए शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे दोस्तों ये एक शब्द आ गया मार्कर, हो सकता है ये 200 साल, 150 साल, 100 साल, 300 साल, 500 साल पहले ये शब्द नहीं होगा। इंटरनेट आ गया, मोबाइल आ गया, तो मोबाइल शब्द ये तो है नहीं कि अपन जब से जन्मे थे तब से आ रहा है, ठीक है ना, जब से पीढ़ी शुरू हुई है, नए नए शब्द बनते जा रहे हैं। एयर कंडीशनर एसी आ गया, इसको अपन बोलते हैं पैनल, ये बोर्ड पर ये आ गया है, ठीक है। यूट्यूब शब्द आ गया, नए नए आते रहते हैं, ठीक है ना। न्यू फॉर्मेशन पॉसिबल है, यहां पर आप क्या बोलेंगे, न्यू फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, नए शब्द नहीं बना सकते, नॉट पॉसिबल, याद रखना। तभी तो ओपन क्लास जितने भी वर्ड्स हैं ये क्या हैं, अनलिमिटेड है, इनका नंबर कभी भी निश्चित नहीं होता। और यहां पर क्या बोलेंगे बताओ, ये लिमिटेड या फिर डेफिनिट नंबर होती है इनकी। जितने भी ओपन क्लास वाले वर्ड्स हैं दोस्तों उनको तीन तरीके से हम पढ़ेंगे, एक मीनिंग वाइज, एक नई बात आप लोगों के सामने, फॉर्म वाइज, और एक होता है फंक्शन वाइज। ओके दोस्तों, फिर से ध्यान देना, जो भी वर्ड्स हैं उनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ओपन क्लास और क्लोज क्लास। ओपन का मतलब खुले हुए, जिनमें नए नए शब्द और जोड़े जा सकते हैं, नए शब्द बनाए जा सकते हैं, जिनकी संख्या लिमिटेड नहीं है। क्लोज क्लास में नए शब्द नहीं आएंगे, जो बन गए उतने ही ठीक हैं। और आगे आपने देखा ये इनकी संख्या लिमिटेड होती है, ठीक है। इनको तीन तरीके से पढ़ेंगे, मीनिंग वाइज, फॉर्म वाइज और फंक्शन वाइज। दोस्तों एक बात और याद रख लो, अब आप अच्छे तरीके से ध्यान देना, ओपन क्लास और क्लोज्ड क्लास अच्छे से समझिए, अभी बताता हूं। जैसे मैं पहला ही लिख रहा हूं आपके सामने, ओपन क्लास में दोस्तों मेन वर्ब्स जितनी भी होती हैं उनकी संख्या आज तक कोई भी नहीं बता सकता कितनी है, नोबडी नोज। ओपन में आएंगी लेकिन हेल्पिंग वर्ब दोस्तों क्लोज्ड में आएंगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स की फिक्स्ड नंबर है 24, और नई हेल्पिंग वर्ब नहीं बन सकती, लेकिन कुछ नया काम करने वाली वर्ब बन सकती हैं। आज का डिटरमिनर पहले एडजेक्टिव में पढ़ा जाता था दोस्तों, तो एडजेक्टिव तो ओपन क्लास में आता है, लेकिन डिटरमिनर्स जो हैं वो क्लोज में। डिटरमिनर की संख्या निश्चित है मित्रों, ठीक है। आगे चलिए, इसके अलावा मेन वर्ब आ गया, एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव आ गया तो मित्रों एडवर्ब भी इसी में आएगा, और मित्रों नाउन भी इसी में आएगा। तभी देखना पूरी की पूरी डिक्शनरी इन चार से भरी पड़ी है, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब। बाकी देखिएगा हेल्पिंग वर्ब, डिटरमिनर, और देखिए मित्रों प्रेपोजिशंस। किसकी बात हो रही है बोलो, प्रेपोजिशंस। और बताओ जरा क्या है, कंजंक्शंस। और बताइएगा क्या है, इंटरजेक्शंस। और बताओ क्या है, प्रोनाउंस। नाउन उधर जाएगा, प्रोनाउन इधर आएगा। एक एक चीज देखिएगा। देखो दोस्तों प्रोनाउन की कोई हार्डली अपन नंबर की बात करें तो 20, 25, 30 मान लो मैक्सिमम। इंटरजेक्शन भी इतनी है, कंजंक्शन भी इतनी है, प्रेपोजिशन मान लो 50 होंगे, 50 प्लस होंगे, डिटरमिनर्स भी निश्चित है। इनकी डिक्शनरी यदि अपन बनाते हैं तो 2 पेज में पूरी डिक्शनरी कंप्लीट हो सकती है। 24 हेल्पिंग वर्ब 2 लाइंस में कंप्लीट हो जाए डिक्शनरी में। तो इनको देखा जाए तो 1 and 2 पेजेस में पूरी की पूरी आपकी क्लोज क्लास से। तो अब आप देखिएगा शब्द तो पूरे के पूरे जो डिक्शनरी में बड़े पड़े हैं वो कौन से हैं बताओ, ओपन क्लास कैटेगरी के वर्ड्स हैं मित्रों, जिसमें कौन कौन से, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और मेन वर्ब। दोस्तों इनकी संख्या कभी भी क्या नहीं है, निश्चित नहीं है। बस आप लोगों को इतना याद रखना है। आर यू गेटिंग मी, एनी प्रॉब्लम माय डियर? फिर से कह रहा हूं, कभी भी किसका नंबर फिक्स नहीं है बताओ, बताओ दोस्तों किसका नंबर फिक्स नहीं है, मेक इट फास्ट, जल्दी बताइए किसका नंबर फिक्स नहीं है।
तो आप लोग देखेंगे नाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का और मेन वर्ब का, इनका नंबर कभी भी फिक्स नहीं है। तो ओपन क्लास और क्लोज क्लास नाम की दो कैटेगरी मैंने डिवाइड कर दी है दोस्तों। एक बात और याद रखना आप लोग, आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक देखा। द क्वेश्चन इज कि व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है। आंसर होना सिंपल सा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम वर्ड्स का स्टडी करते हैं, कौन सा शब्द सेंटेंस में क्या फंक्शन करता है। फिर से देखना, कौन सा शब्द सेंटेंस में क्या फंक्शन करता है, इसी चीज का नाम क्या कहलाता है, द पार्ट्स ऑफ स्पीच। मॉडर्न ग्रामर में इनकी संख्या 9 है। कौन कौन सा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और डिटरमिनर्स। आज का डिटरमिनर पहले किस नाम से जाना जाता था, एडजेक्टिव के नाम से जाना जाता था मित्रों, याद रखना आप लोगों को। और यह भी बताया था कि किसी भी शब्द की बात करें तो एक शब्द के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं। आइसोलेशन में हमें वर्ड्स का स्टडी नहीं करना चाहिए। किसी भी वर्ड का वास्तविक मीनिंग दोस्तों यदि आप निकालना चाहते हो तो उसके लिए सिंपल सी एडवाइस आप लोगों को करूंगा कि आप उस शब्द को किस में यूज कर लो, सेंटेंस में यूज कर लो। आई से गॉट इट। फिर बताया था यही जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये 9 प्रकार के जो हैं, इनको 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है, ओपन क्लास और क्लोज क्लास वर्ड्स। ओपन क्लास में वे शब्द आते हैं जिनकी संख्या निश्चित नहीं होती, नए नए शब्द समय के अनुसार और बनते जाते हैं, ठीक है, और जिनको फॉर्म वाइज, मीनिंग वाइज, फंक्शन वाइज पढ़ा जा सके। दोस्तों 4 ही आते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और मेन वर्ब। इन 4 को ओपन क्लास में रखेंगे, बाकी तमाम शब्द किस में है मित्रों, क्लोज क्लास में। देखा जाए तो लास्ट में 2 मिनट्स में अपने इस पूरे को पार्ट को ढंग से कर लिया। तो मित्रों इसी के साथ आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं। मैं मिस्टर मैक्स कल फिर से हाजिर होऊंगा एक और नई शानदार क्लास लेकर। कौन सा शब्द नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, यदि आप ये भी जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्लास को देखना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।